Hello friends, welcome to Make Career Academy. My name is Nancy and I am going to teach you English language. आज की वीडियो में हम एसएससी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, यानी कि इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। और इन ऑप्शंस को आपने प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। सेंटेंस का पूरा प्रॉपर मीनिंगफुल होता है जब वो प्रॉपर सीक्वेंस में हो। तो यहाँ पर आपको जम्बल्ड सेंटेंस दिए जाते हैं और यू हैव टू अरेंज ऑल दीज सेंटेंसेज इनटू प्रॉपर सीक्वेंस। अब इसमें आपको पहले आप एक माइंड में प्रॉपर इसको गो थ्रू द ऑप्शंस, फिर उसके बाद आपको इसका आंसर इजीली पता चल जाएगा। पहले एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, फिर आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक बताती हूँ कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया। क्लाइमेट चेंज इज़, ये हमें हिंट दिया गया है। क्लाइमेट चेंज इज़ क्या है? अब क्लाइमेट चेंज इज़ क्लाइमेट कोज तो नहीं हो सकता, ठीक है। सो पहले एक बार रीड कर लेते हैं। क्लाइमेट कोज्ड बाय नेचुरल फोर्सेज इन कॉम्बिनेशन, अ ब्रॉड टॉपिक इंक्लूड्स पीरियोडिक ऑल्ट्रेशन इन अर्थ with the effects of various human activities like burning of fossil fuel, change in land cover and biodiversity। अब सबसे पहली बात, क्लाइमेट चेंज इज क्लाइमेट कोज तो हो नहीं सकता, विद इसके साथ आ नहीं सकता, ठीक है। क्लाइमेट चेंज फॉसिल फ्यूल तो है नहीं, तो क्लाइमेट चेंज इज अ ब्रॉड टॉपिक। क्या है? ब्रॉड टॉपिक है। इंक्लूड्स पीरियोडिक ऑल्ट्रेशन इन आर्ट्स क्लाइमेट कोज्ड बाय नेचुरल फोर्सेज इन कॉम्बिनेशन with the effect of various human activities like burning of fossil fuel and change in land cover and biodiversity। ये तो हो गया कि मैंने कैसे सॉल्व किया, मैंने माइंड से ही इसको फटाफट से सॉल्व कर लिया। पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, कॉम्बिनेशन विद ये इकट्ठा आएगा, तो यानी कि हमारा राइट जो ऑप्शन बनेगा पी और आर। अब आप ऑप्शंस पर जाएंगे कि अब यहाँ हमें श्योर हो गए कि पी और आर तो सीक्वेंस में ही लगेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन में पी और आर नहीं है, क्रॉस। सेकंड ऑप्शन में भी पी आर नहीं है, क्रॉस। थर्ड क्वेश्चन में आर पी, थर्ड ऑप्शन में आर और पी है जो कि गलत है। हमारे फोर्थ ऑप्शन में पी और आर है, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलें, यानी कि हिंट से हमने समझ लिया कि कॉम्बिनेशन और विद से हमें मिलकर सही आंसर पता चल गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें फिलअप की फॉर्म में दिया हुआ है, आपको एक स्टेटमेंट दी गई है और उसके बाद आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। वो स्टेटमेंट इज, हाउएवर आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 ब्रिटिश एक्सपर्टेड फर्म्स डिड नॉट सडनली डैश फ्रॉम इंडिया, डैश फ्रॉम, अचानक से वो इंडिया से चले नहीं गए थे। कि जो 1947 के बाद इंडिपेंडेंस मिलते ही इंडिया को, जो ब्रिटिश फॉर्म्स थी इंडिया में, वो एकदम से यहाँ से चली नहीं गई थी। अब चले जाने के लिए इन ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड है? सबसे पहले क्लोज तो जाने के लिए यूज़ नहीं होता। डाइवेस्ट इज़ द राइट ऑप्शन। पहले मैं आपको बता दूं कि डाइवेस्ट जो है इसका सही आंसर है। बट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसिक्रेट एंड डिसअलाउ? डिसअलाउ तो मतलब कि अलाउ नहीं करना, ठीक है। बट कंसिक्रेट क्या होता है? किसी भी चीज़ को सेक्रेड मानना। कंसिक्रेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पवित्र मानना। तो यहाँ पर कोई पवित्र मानने वाली सेंस तो आ नहीं रही है, ठीक है। क्लोज वाली सेंस नहीं आ रही, कोई पवित्र नहीं माना जा रहा, कोई अलाउ ना करना ऐसी भी कोई सेंस नहीं हो रही है, पर यहाँ से दूर जाने वाली बात हो रही है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलें आगे। नाउ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज यानी कि हमारे प्लैनेट, स्टार्स, इन सब की स्टडी को क्या कहते हैं? बहुत इजी इसका आंसर है। द राइट आंसर इज एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। ये तो सबको पता है एस्ट्रोनॉमी, पर बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी होता है अंक ज्योतिष बोला जाता है जिसे हिंदी में, यानी कि एस्ट्रोलॉजी के जिस पार्ट में हम नंबर्स के थ्रू भविष्यवाणी करते हैं तो उसको न्यूमरोलॉजी बोला जाता है। तो हेवनली बॉडी से तो इसका कोई रिलेशन नहीं है। एस्ट्रोलॉजी होता है कि हेवनली बॉडीज़ का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स ऑन आवर लाइफ, जो हम प्रेडिक्शंस करते हैं, एस्ट्रोलॉजी इज दैट। और उसके बाद स्टार गेजिंग, बस तारों को ऑब्जर्व करना। तो यहाँ पर स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज द राइट ऑप्शन इज एस्ट्रोनॉमी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब फ्रस्ट्रेट मतलब किसी चीज़ से चिढ़ सा जाना, इरिटेट हो जाना। अब इसमें जो ऑप्शन है उसमें पहले हमने ऑपोजिट देखना है। जब भी स्टेटमेंट पढ़ें तो ये ध्यान रखें कि हमें ऑपोजिट देखना है कि सिनोनिम देखना है। हमने सिनोनिम देखना है या एंटोनिम देखना है, ठीक है। अब फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है इरिटेट होना। जो यहाँ पर इर्क वर्ड दिया हुआ है इसका मीनिंग भी होता है फ्रस्ट्रेट होना या फिर इरिटेट होना, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है सरकमवेंट का मतलब होता है किसी चीज़ के मतलब चालाकी से इधर उधर उसके आसपास ही मंडराते रहना, मतलब चालाकी दिखाने की सेंस में यूज़ होता है, तो ये तो यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज फोस्टर मीन्स प्रेरित करना, ठीक है। फोस्टर मीन्स प्रेरित करना। और फेटर होता है बेड़ियाँ, जंजीरें जो होती हैं उनको फेटर बोला जाता है। अब फ्रस्ट्रेट का ऑपोजिट क्या हो सकता है? इर्क तो हो नहीं सकता। अब सरकमवेंट का मतलब घूम फिर के बात पर आना। अब घूम फिर कर बात पर आएंगे तब भी हम फ्रस्ट्रेट होंगे, वो भी क्या इसका सिनोनिम, वो भी क्या हो गया इसका सिनोनिम ही हो गया। फोस्टर होता है प्रेरित करना, इरिटेट से ऑपोजिट ही हो गया प्रेरित करना, तो यहाँ इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमने सिर्फ सबसे पहले एक्टिव पैसिव में बहुत ज़्यादा टाइम ना देते हुए सीधा उसकी वर्ब पर जाना है। अगर एक्टिव सेंटेंस दिया है तो एक्टिव वर्ब क्या है वो हमें पता चलनी चाहिए, फिर उस वर्ब का हमें पैसिव फॉर्म पता होना चाहिए। अगर पैसिव दिया है तो पैसिव की एक्टिव पता होनी चाहिए। अब रवि गेव यू द इंफॉर्मेशन। अब गेव क्या है? दैट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब सेकेंड फॉर्म दी होती है यानी कि हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती इस सेंटेंस में, बट अभी उससे नहीं, हम कह रहे हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी होती है तो सेकेंड फॉर्म को हटाकर हम लगाते हैं वॉज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ठीक है। अब ऑप्शंस पर जाइए, किस ऑप्शन में आपको वॉज वर या थर्ड फॉर्म दिख रही है? फर्स्ट ऑप्शन में हैज़, रॉन्ग हो गया। लास्ट ऑप्शन में हैव, रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन में हैव, रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन में आपको वॉज गिवन दिया हुआ है, वॉज द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू बाय रवि, तो यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। थर्ड ऑप्शन विल बी द सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट, वॉज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय यू टू यू बाय रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड देखने हैं। अब ब्लूम ठीक है, ग्रूम ठीक है, ब्रूम ठीक है, ग्लूमी ठीक है, बट शाउट गलत है। स्पेलिंग्स क्या होंगे? SHOUT, शाउट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर एक्सप्रेशन गिवन बिलो। यहाँ पर भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ गया। अब इसके में स्टेटमेंट क्या है? वन हु हैज़ परसिस्टेंट न्यूरेटिक इम्पल्स टू स्टील, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसके अंदर नेचुरली उसके जो है एक हैबिचुअल एक्शन मान लो, या उसके दिमाग में ऐसी चीज़ है कि वो दूसरों की चीज़ें चुराता है। ये कोई जानबूझकर नहीं करता, बट उसके अंदर कुछ ऐसी सिस्टम ही ऐसा है कि उसके अंदर ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। अब इसके लिए कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सही रहेगा? उससे पहले हमें सभी वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। पहले है इकोनोक्लास्ट। इकोनोक्लास्ट क्या होता है? ऐसा पर्सन होता है जो कि मूर्ति पूजा का विरोध करता है, ठीक है, जिसे इडल वर्शिप में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। इकोनोक्लास्ट, ठीक है, इकोनोक्लास्ट जिसे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका क्लेप्टोमैनिक इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसे पहले बता देती हूँ कि क्लेप्टोमैनिक ही ऐसा पर्सन होता है जिसमें चोरी करने की आदत है, यानी कि वो नेचुरली उसके अंदर कुछ ऐसी न्यूरेटिक इम्पल्सेस हैं जिसकी वजह से वो चोरी करता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज़ हिपोक्रेट। हिपोक्रेट क्या होता है? पाखंडी। हिपोक्रेट इज़ अ पर्सन जो कि क्या होता है? पाखंडी होता है, दिखावा करता है, ढोंगी होता है, ठीक है। उसके बाद कॉनिशियर। कॉनिशियर एक का मतलब होता है विशेषज्ञ, किसी चीज़ में एक्सपर्ट जो पर्सन होता है उसको हम कॉनिशियर बोलते हैं। सो क्लेप्टोमैनिक ऐसा पर्सन होता है जिसमें नेचुरल इम्पल्स होती है चोरी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट वन वर्ड
सब्सटीट्यूशन, यहाँ पर भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। वन हु हेट इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जिसको शादी करने का जो रिवाज है उसको वो पसंद नहीं है, मतलब कि वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करेगा। तो इसके ऑप्शंस पहले पढ़ते हैं। ककिट, ककिट क्या होता है? जो दूसरे आदमियों की अटेंशन चाहती है, वो दूसरे लोगों को, ऐसी वीमेन जो दूसरे लोगों से अटेंशन गेन करना चाहती है, इस टाइप की वीमेन को ककिट बोला जाता है। उसके बाद पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट जिसको एक से अधिक लैंग्वेजेस पता हैं, जिसको एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस पता हैं, ठीक है। उसके बाद है पेडेंटिक, पेडेंटिक ऐसा पर्सन होता है जो रूल्स और डिटेल्स, हर चीज़ की डिटेल्स उसे पता होनी चाहिए, हर चीज़ की रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहता है, इस तरह के पर्सन को पेडेंटिक बोलते हैं। अब फोर्थ ऑप्शन है मिसोगैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट इज़ द राइट आंसर, जो ऐसा पर्सन जिसे क्या है, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है उससे उसको नफरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिलेक्ट द ईडियम, अब आगे आपका ईडियम, स्लैप ऑन द रिस्ट, स्लैप ऑन द रिस्ट, बस कोई हल्की सी कोई ऐसी गलत बात कहने लगता है, आप क्या करते हो? उसकी रिस्ट पर हल्का सा स्लैप करते हो, क्या करते हो? हल्का सा स्लैप करते हो, बस उसको उस बात को कहने से रोकने के लिए हल्का सा उसको पनिश करिए किया और वो अपनी बात कहने से रुक जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा जो ऑप्शन नंबर 4, अ माइल्ड पनिशमेंट, स्लैप ऑन द रिस्ट, अ माइल्ड पनिशमेंट। नेक्स्ट इज same word, same as the given word, choose the word that means the same as the given word। apologetic, apologetic क्या होता है? हमारा पहला ऑप्शन है डेरिसिव, डेरिसिव होता है इस तरह का पर्सन जो सटायरिक हो, जो दूसरों पर कमेंट ही कर रहा है, जब दूसरों पर कमेंट कर रहा है तो वो तो अपनी गलती नहीं मानेगा, तो इस तरह का पर्सन तो वो है नहीं है, ठीक है। अपोलोजेटिक के सेम मीनिंग नहीं दे रहा। उसके बाद है स्टेगनेट, स्टेगनेट जो ठहरा हुआ है, ठीक है, जो रूढ़ीवादी कह लो या ठहरा हुआ कह दो, ठीक है, उस तरह से। सॉलिड, कठोर। और जो हमारा सेकंड ऑप्शन है दैट इज़ राइट, दैट इज़ कंट्रीट, जिसका मतलब होता है अपोलोजेटिक, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज पेपर। We will discuss few more questions in our next video. Till then, thank you. Have a nice day. Or keep watching our channel Make Career Academy.